नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खार्किव में फंसे भारतीयों को लेकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की है। और खार्किव से ताजा खबर यह है कि अब से आधे घंटे बाद किसी भी वक्त रशियन फौज की तरफ से यूक्रेन के खार्किव शहर में जबरदस्त बमबारी की जा सकती है। इस बॉम्बिंग का मकसद होगा खार्किव को पूरी तरह से तबाह करना। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाएगा, सरकारी बिल्डिंग्स को खास तौर पर टारगेट किया जाएगा, पूरे शहर को नेस्तनाबूद करने का इरादा है। रशिया के पैराट्रूपर्स खार्किव पहुंच चुके हैं। रशियन फौज की कोशिश है कि खार्किव को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। दरअसल भारत को रशिया की तरफ से पुख्ता जानकारी मिली है कि आज इंडियन टाइम रात 9:30 बजे के बाद खार्किव में बमबारी तेज कर दी जाएगी, मिसाइल अटैक तेज कर दिए जाएंगे। इसीलिए वहां रहने वाले भारतीय छात्रों से कहा गया कि किसी भी हाल में रात 9 बजे तक खार्किव से निकल जाएं। इंडियन एम्बेसी ने स्टूडेंट से कहा कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट ना भी मिले तो पैदल ही खार्किव के पास के 3 शहरों बाबाय, पेसोचिन और बेलदोवका शहर में जाकर शेल्टर ले लें। हर हालत में खार्किव छोड़ दें, यह जरूरी है, खतरा बड़ा है। खार्किव वो शहर है जहां अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। मेरी जानकारी है कि पिछले 3 घंटे में जितने भी स्टूडेंट खार्किव में हैं वो ट्रेन के जरिए या पैदल खार्किव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम बहुत मुश्किल है। खार्किव में लगातार खतरा बना हुआ है, बम कभी भी कहीं भी फट सकते हैं। आज दिन भर रशियन फौज की तरफ से यूक्रेन के खार्किव शहर में मिसाइल से जबरदस्त बमबारी की गई। आज दिन भर खार्किव शहर में चारों तरफ बारूद धुएं का गुबार नजर आता रहा। हर थोड़ी देर में बम धमाके से पूरा शहर बार बार थर्रा उठता था। खार्किव में लगातार बजते सायरन लोगों को डराते रहे। शहर भर में बजते सायरन इस बात की चेतावनी देते रहे कि वो जल्दी से किसी मेट्रो स्टेशन या सबवे में शेल्टर ले लें और अपनी जान बचाएं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यूक्रेन के लिए काफी अहम है, एक तरह से इकोनॉमिक कैपिटल है। आज खार्किव पूरी तरह से रशिया के निशाने पर है और जैसा मैंने आपको बताया, खार्किव पर अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ा हमला हो सकता है। रशिया आज रात खार्किव को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहता है ताकि यूक्रेन की कमर टूट जाए। मैं आपको दिखाता हूं कि रशिया ने कैसे यूक्रेन पर बम और मिसाइल्स की बरसात की। खार्किव को लेकर रशिया के इरादे क्या है, इसका ट्रेलर आज सुबह से ही देखना शुरू हो गया था। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर की है। रशिया ने खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला किया। रशियन मिसाइल्स के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ। अटैक के बाद पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में आग लगी। रशियन मिसाइल अटैक में पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यह हमले की कुछ ही देर बाद की तस्वीर है, इसलिए इमारत में आपको आग जलती दिखाई देगी और थोड़ी देर बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद होगी। यूक्रेन जिस तरह एक हफ्ते से रशिया का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद लगता है कि रशिया ने तय कर लिया कि यूक्रेन को अब अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और इसके लिए उसने खार्किव शहर को चुना है। खार्किव को टारगेट बनाने की बड़ी वजह यह है कि यह यूक्रेन का सबसे बड़ा दूसरा शहर है, यूक्रेन का इकोनॉमिक पावर हाउस है, यूक्रेन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसी शहर में है और अब रशिया ने खार्किव शहर को टारगेट बनाने का फैसला किया है और नतीजा आपके सामने है। रशियन मिसाइल के अटैक में यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। रशिया ने जब से यूक्रेन पर अटैक किया है तभी से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बिल्डिंग्स की बेसमेंट में चले गए हैं, क्योंकि बेसमेंट को ही शेल्टर होम्स में तब्दील कर दिया गया है। बेसमेंट में छिपने की वजह से मरने वालों की संख्या तो ज्यादा नहीं है, लेकिन
बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह हो गई हैं। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं वो कबाड़ हो चुकी हैं। बिल्डिंग्स के आसपास उन बम और मिसाइल्स के टुकड़े बिखरे पड़े हैं जिनसे इन इमारतों पर हमला किया गया था। यूक्रेन के आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, बेकसूर नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है। उन्होंने रिहायशी इमारत में बम गिराया, उस पर रॉकेट से हमला किया। कई सिविलियन नागरिक मारे गए हैं। मेरे पास 4 लोगों के वीडियो हैं जो इस हमले में मारे गए और उनके शव जमीन पर पड़े हैं। यहाँ भी कई लोगों के शव हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लारोव अपराधी हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रशियन आर्मी ने हम पर बमबारी की है। हम डरे हुए हैं। हम पर हमला क्यों हो रहा है? हम तो आम नागरिक हैं। ये बात सही है कि युद्ध से आम लोग का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब जंग होती है तो फिर कोलैटरल डैमेज होता है। सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते हैं। डिफेंस इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियन ठिकानों पर भी बम फटते हैं और यूक्रेन में इस वक्त यही हो रहा है। दिन हो या रात रशियन फाइटर जेट्स लगातार बम बरसा रहे हैं। खार्किव शहर में रात भर इसी तरह बमों की बरसात होती रही। धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। रात भर पूरा शहर जलता रहा और फिर बमबारी का सिलसिला दिन में भी दिखाई दिया। धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। घर में बैठे बैठे इस तरह के धमाकों की आवाज सुनना इनकी मजबूरी बन गई है। दिन में कई बार हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजता है और यूक्रेन की फौज की तरफ से लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी जाती है। रशियन फाइटर जेट्स और मिसाइल अटैक्स ने खार्किव की सूरत को बदल कर रख दिया है। खार्किव अब एक खोस टाउन, एक भुतहा शहर है। लोग घरों में कैद हैं। बाहर चारों तरफ आग है, धुआं है, मलबा है। यूक्रेन की आर्मी जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फायर पावर में रशियन आर्मी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और यही वजह है कि आज खार्कोव में टूटी हुई इमारतें, बर्बाद हुए इंडस्ट्रियल प्लांट्स और सड़कों पर कबाड़ हो चुकी गाड़ियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। रशियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सड़क पर बम और मिसाइल के टुकड़े हैं। धमाकों से गड्ढे और खून चारों तरफ दिखाई देता है। खार्किव के कई मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर रशिया का कब्जा हो चुका है। और तो और हॉस्पिटल्स भी रशियन अटैक की चपेट में आ गए। इस प्लांट पर अटैक किया गया। मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो लोग सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। हमारा स्टाफ और स्थानीय नागरिक उनकी मदद कर रहे हैं। अस्पताल में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस हॉस्पिटल के बेसमेंट को बम शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बमबारी से बचने के लिए लोग यहाँ आए हैं। रशियन फाइटर प्लेन जिस तरह से खार्किव और कीव के रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसे इनह्यूमन, अमानवीय बताया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं कि रशिया का इरादा यूक्रेन की राजधानी कीव को, उसके इतिहास को पूरी तरह बर्बाद करने का है। यह अमानवीय काम है। कीव पर इस तरह के मिसाइल अटैक करने का मतलब यह है कि कई रशियन लोगों के लिए कीव एक विदेशी जमीन है। वो हमारी राजधानी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे देश को मिटाने का फैसला कर लिया है। इस युद्ध में रूस की माएं अपने बच्चों को खो रही हैं। उनके बेटे एक गैर जरूरी जंग लड़ रहे हैं। अब तक 6000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इस वक्त खार्किव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिचुएशन डेंजरस है।
रशिया ने अटैक का अल्टीमेटम दे दिया है। 9:30 बजे के बाद किसी भी वक्त मिसाइल्स के हमले एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं और इस बार ये हमले सबसे ज्यादा घातक होंगे। भारत के लिए राहत की खबर यह रही कि रशिया ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 6 घंटे का वक्त दिया। रशिया ने भारत को क्लियर कट इनपुट दिया, आज रात तक अपने नागरिकों को निकाल लिया जाए, क्योंकि इसके बाद खार्किव पर कब्जे की निर्णायक जंग शुरू होगी। अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रशियन पैराट्रूपर्स खार्किव में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जब ये चेतावनी मिली, इसके बाद भारत सरकार की तरफ से इंडियन स्टूडेंट को खार्किव से तुरंत निकलने की एडवाइजरी जारी की गई। खार्किव के पास ही 3 सेफ लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं जहां इन छात्रों को पहुंचना है। हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में है, खार्किव की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल ले वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए, हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन्स हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट द रशियन साइड हैज गिवन। वी हैवंट चोजन दिस लोकेशंस, वी हैवंट चोजन द टाइम। These are based on inputs that, as you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. Our advisory is based on inputs that we have received from the Russian side. I can't say anything beyond this because I think that's pretty self-evident. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले खार्किव में फंसे छात्रों को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और अपने यहां भी एक हाई लेवल मीटिंग की। दरअसल खार्किव से आज कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें आई। खार्किव में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स ने आज इंडिया टीवी को वीडियो भेजे। हजारों भारतीय छात्र रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। लगातार हो रही बमबारी के बीच वो किसी तरह यहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन खाली होने के बावजूद इन छात्रों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया। जिस तरह सिर पर मौत का खतरा होने के बावजूद भारतीय छात्रों को ट्रेन में चढ़ने से रोका गया, उसे देखकर बहुत दुख हुआ। इंडियन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से उन्हें खार्किव शहर छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है। मैं हूं कान्हा बारदीप और मेरे साथ है अनुराग पवार। हम दोनों खार्किव एविएशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और हम अभी फिलहाल फंस चुके हैं खार्किव रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है और ये इसमें खाली यूक्रेनियन सिटीजन्स ही नहीं, 1000 से भी ज़्यादा इंडियन बच्चे भी फंसे हुए हैं और हमें घुसने नहीं दिया जा रहा। और एम्बेसी से एडवाइजरी आ रही है कि आप सिटी छोड़ दिए। हम सिटी छोड़ कैसे दें? हमारे पास मीडियम तो होना चाहिए सिटी छोड़ने के लिए। यूक्रेनियन सिटीजन सीधे हमें बोल रहे हैं इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब होता है? ये रेसिज्म क्यों? जब सबकी जान एक बराबर है तो ये रेसिज्म क्यों? सीधे एडवाइजरी हमें दी जा रही है। एडवाइजरी मीडियम तो हमें प्रोवाइड हो जिससे हम कहीं जा सके, कहीं आ सके। ये सब तो एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे जा रहे हैं, इससे हमारा कुछ थोड़ी ना होगा। ये तो बोल रहे हैं, बस इनको तो सिर्फ बोल रहे हैं और मैं कर थोड़ी ना सकते। और मैं आपको बाकी भी सिचुएशन दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब फंस चुके हैं इधर। हम सब बहुत बड़ी भीड़ से निकल के आए हैं और हमें अभी भी नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं और लोग बाग सब मारा पीटी यहाँ पे फुल चल रही है। यूक्रेनियंस यहाँ पे सब कुछ इंडियंस को बिल्कुल दूर ही रख रहे हैं। इंडियंस तो क्या, दूसरी कंट्री वालों का भी यही हाल है, घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें नहीं पता कि ये रेसिज्म क्यों हो रहा है। एडवाइजरी दी गई है कि 6 बजे से पहले खाली करो। 6 बजे से पहले खाली कैसे करें? और अगर हम 20 से 30 किलोमीटर जो सिटी दूर है उधर चल के भी जाए तो भी हमारी जान को रिस्क है। बीच में मिलिट्री है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हम जाए कैसे? तो खैर छोड़िए, जो भी है हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। और अब सिचुएशन भी मैंने आपको बता ही दी है, भीड़ है कंटिन्यूअस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अभी हम लोग फिलहाल हैं और यही सिचुएशन कब से है, अंदर ना घुसने दिया जा रहा है। हमारा 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आए जा रही है लेकिन हमें घुसने ही नहीं दिया जा रहा। ये वीडियो कई घंटे पहले का है। उम्मीद है कि इन छात्रों को या तो ट्रेन मिल गई होगी या ये पैदल इस इलाके से बाहर निकल गए होंगे। एक और स्टूडेंट आकांक्षांक शर्मा की आपको बात सुनाता हूं, वो भी खार्किव स्टेशन में फंसे थे। आकांक्षांक का कहना है कि भारतीय छात्रों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया और यूक्रेन सैनिक गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की हो रही है और मारपीट में कुछ भारतीय छात्रों को चोट भी लगी।
तो 2-3 घंटे बाद हम जब प्लेटफॉर्म पे गए तो सर हम जब वहाँ पहुंचे थे, एक ट्रेन पहले से ही खड़ी हुई थी, तो उसमें बच्चे कुछ मतलब यूक्रेनियन तो उसमें घुस चुके थे, तो पूरी भर चुकी थी जब तक। तो उसके बाद फिर वो चली गई उधर से, एक दूसरी ट्रेन थी 12 बजे की। तो 12 बजे वाली ट्रेन हम वेट कर रहे थे, हम आगे थे थोड़ा सा। तो उसके बाद जब ट्रेन आने वाली थी तो वहां पर आके यूक्रेनियन आर्मी के सोल्जर आते हैं उधर, वो बोलते हैं अगर कोई भी लड़का चढ़ा तो हम शूट कर देंगे। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि जो ये ट्रेन है वो इवैक्यूएशन के लिए नहीं है। और उसके बाद हम वो बोला कि अगर लड़के ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको शूट कर देंगे। वो इंग्लिश में बोला उन्होंने ये। वहां पर एक तो आपस में धक्का मुक्की हो रही है, तो इंडियन गर्ल को लग भी रही है चोट उधर। कुछ को मेरे ग्रुप में ही थी 2-3 लड़की, उनको रिप्टीज वगैरह पे मारा, तो उन्हें अभी दर्द वर्द हो रहा था। तो और फिर क्या कहते हैं, यूक्रेनियन आर्मी ने वो ट्रेन के आगे खड़े हो गए वो, और उन्होंने इंडियनों को पीछे कर दिया सबको। तो अब हमारे साथ लड़कियां भी पीछे आ गई क्योंकि हम वो नहीं बोर्ड कर रहे थे। तो उसके बाद फिर उसके थोड़ी देर बाद पास में ही फाइटर जेट उड़ने की आवाज आती है, और उसके बाद मिसाइल स्ट्राइक होती है पास में ही, 500 मीटर दूर होगी वो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद धुआं होने लगता है उधर उस जगह से। मतलब हमारे पास ही जस्ट मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद सीधे हम मेट्रो स्टेशन में आ गए, और हम मेट्रो स्टेशन में बैठे हैं। तो मैं मेट्रो स्टेशन का आपको सर ये देखो सर, ये बैठे हुए मेरा ग्रुप है, दोस्त मेट्रो स्टेशन। सर इधर बहुत भीड़ है, इंडियन और यूक्रेनियन भी बहुत है सर। खार्किव रेल स्टेशन पर मारपीट की पुष्टि एक और स्टूडेंट फरहाना ने भी की। फरहाना ने बताया कि यूक्रेन के सैनिक इंडियन और अफ्रीकन लोगों को ट्रेन पर चढ़ने नहीं दे रहे थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी और वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर बम और मिसाइल का खतरा था। हम लोग अभी फिलहाल मेट्रो स्टेशन में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब आसपास बहुत सारे अटैक्स की मतलब आवाजें आ रही है, तो हम लोग डर के कारण हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं फिलहाल। और हमें ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया, तो इसीलिए हम लोग अभी शेल्टर के लिए, और क्योंकि अटैक पास में हो रही थी तो इसीलिए हम लोग मेट्रो उसमें आए। यूक्रेनियंस रोक रहे हैं सर, यहाँ पे पूरा रेसिज्म हो रहा है। यहाँ पे मतलब यूक्रेनियंस को पहले प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अगर आप रेलवे स्टेशन में भी घुस रहे हैं, अगर आप इंडियन है या फिर आप अफ्रीकन है, आपको नहीं घुसने दिया जा रहा है, या आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब को बाहर निकाल दिया जा रहा है। हम लोग जब ट्रेन के लिए कर रहे थे, ट्रेन यहाँ पे आके बहुत तक रुकी थी, पर हम लोग नहीं पा रहे थे, और उसी वक्त अटैक पे अटैक से हम लोग 2 घंटे से के मतलब टाइम तक खड़े थे बाहर, और उसमें 3 या 4 अटैक्स हुए। हालांकि फरहाना ने अब से थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी को जानकारी दी है कि वो ट्रेन पर तो नहीं चढ़ पाई, लेकिन वो और उनके दोस्त पैदल ही 10-12 किलोमीटर दूर सेफ लोकेशन के लिए निकल चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट, सारे भारतीय सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि भारत की तरफ से इन इलाकों में उनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। जहां तक खार्किव का सवाल है, लोगों को बम और मिसाइल से बचाने के लिए बंकर बनाए गए हैं। दरअसल यूक्रेन के हर बड़े शहर में बंकर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था, उसी के बाद से वहां बंकर बनाए गए थे। यूक्रेन में सोवियत यूनियन से अलग होकर ही आजाद देश बनाया गया था, इसीलिए आज भी यूक्रेन में कई बंकर हैं। और ऐसे एक बंकर से अमित नाम के एक भारतीय नागरिक ने हमें एक वीडियो भेजा है। अमित अपने भाई के परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं, और वो भी जल्दी से जल्दी खार्किव से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि निकलें तो निकले कैसे। मैं इस वक्त अभी खार्किव सिटी में ही हूँ, खार्कोव सिटी में। और यहाँ पे अभी काफ़ी मुश्किल है मेरे को यहाँ से निकलना, क्योंकि हर एक जगह बॉम्बिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। देखिए निकलना तो क्या बोले, बाहर कर्फ्यू लगी हुई है और बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मेन सिटी में ही हूँ, इधर बंकर में मैं हूँ, इधर बंकर में बैठा हुआ हूँ।
ये यहाँ पर रशियंस लोग हैं, रशियंस कह रहा हूँ, यूक्रेनियन लोग, और हमारे भाई हैं, उनके फैमिली है यहाँ पर। ये रहे लोग, ये इस तरह से इधर बंकर है। तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगे हुए हैं और बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी बॉम्बिंग्स वगैरह हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई सुविधा है नहीं। ये मेरे सगा भाई के फैमिली है, अभी बच्चे वैदेही और नीलू। नहीं, मैं हूँ, हम संपर्क में हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी किसी तरह से यहाँ से सिटी से मुझे निकलना है, लेकिन मैं काफी बीच सेंटर में हूँ और फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। ये ऐसे है, बंकर वगैरह है इसमें, लेकिन कैसे बच्चे लोग बैठे हुए हैं इस तरह से है सामने। नहीं, ये जो यहाँ पर जो भी है बंकर का एक प्रोसेस है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो यहाँ पर वॉर हुआ था, जब जर्मन्स लोग अटैक किए थे, तो उसी समय से हमेशा गवर्नमेंट ने यहाँ की गवर्नमेंट हर एक जगह बंकर्स वगैरह बना के रखी है। जो भारतीय नागरिक और स्टूडेंट अभी भी खार्किव में फंसे हैं, उनकी हालत देखकर चिंता होती है, क्योंकि पूरा शहर युद्ध का मैदान बना हुआ है। इन परिस्थितियों में 10-12 किलोमीटर दूसरे शहर में जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बहुत सारे छात्र छात्राओं की बात आज मैंने सुनी, वो एक दूसरे को हिम्मत बंधाकर खार्किव से निकलने की कोशिश में लगे हैं, पैदल जा रहे हैं। उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि जब वो दूसरे शहर में पहुंच जाएंगे, वहां से उनके निकलने का इंतजाम किया जाएगा। बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन के अलग अलग शहरों से निकालने का इंतजाम किया गया, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो महाविनाश हो रहा है, इसका तांडव सिर्फ खार्किव में नहीं है, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। और जब से जंग शुरू हुई है, 8 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, जा चुके हैं। आज दिन भर जिस हमले की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो था कीव के टीवी टावर पर हुआ अटैक। इस टीवी टावर को टारगेट करके रशियन फाइटर प्लेन से बम बरसाए और यह टीवी टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रशिया के इस हमले में टीवी टावर के पास बना बाबी यार मेमोरियल भी बर्बाद हो गया। इस मेमोरियल का हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 2930 सितंबर को जर्मनी की नाजी सेना ने कीव में करीब 35,000 यहूदियों की हत्या कर दी थी। उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। टीवी टावर पर हुए रशियन अटैक में ये मेमोरियल बर्बाद हुआ या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसे बड़ा इशू बनाया। जेलेंस्की ने कहा कि एक मेमोरियल से रशिया को क्या खतरा हो सकता था। यह ना तो यूक्रेन के डिफेंस इंस्टॉलेशन में था और ना ही नेटो का एयरबेस था, फिर भी रशिया ने इसे तबाह क्यों किया। रूस ने अब बाबी-यार पर भी हमला कर दिया है। क्या यह मिलिट्री इंस्टॉलेशन था? क्या बाबी-यार वो नेटो बेस है जिससे रूस को खतरा है? अब रूस क्या करेगा? सोफी कैथेड्रल और एनजू चर्च को भी तबाह करेगा। मैं तो कहता हूं कि रूस जो जो बर्बाद करने का सपना देख रहा है, उसे बर्बाद करने दें। वो अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन रशिया का कहना है कि जिस टी टावर को उसने तबाह किया, उसी से मिल रहे सिग्नल के जरिए यूक्रेन इस युद्ध को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी खबरें दे रहा था, इसलिए इसे नष्ट करना जरूरी था। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस अटैक में सिविलियन एरियाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के खिलाफ यूक्रेन झूठा प्रचार कर रहा था, इसलिए रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की फैसिलिटीज और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के 70 सेकंड सेंटर पर टारगेटेड अटैक किया। उस टीवी टावर को नष्ट कर दिया गया है। अब वहां से प्रसारण का काम नहीं हो सकेगा। इस हमले में रिहायशी इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर अटैक किया है। कल 67 ठिकानों पर बम गिराए गए।
अब तक 1500 ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। 1502 объекта. खार्किव शहर पर हुई हमले की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। रशिया का ऑल आउट अटैक किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन रशिया ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के दूसरे बड़े शहर खेरसोन, ओडेसा, लीव और मरिपोल जैसे शहरों पर भी जमकर बमबारी की। रशियन टैंक्स राजधानी कीव में पहले आ गए थे। अब इन्होंने सिविलियन इलाकों पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह एक रशियन टैंक कीव में एक रिहायशी बिल्डिंग पर बम बरसा रहा है। कीव में भी रशिया ने मल्टीपल अटैक किए, यानी इंडस्ट्रियल इलाका हो, सिविलियन एरियाज हो या फिर डिफेंस का इंस्टॉलेशन, हर जगह रशियन प्लेन बम बरसा रहे हैं। चारों तरफ धमाकों की आवाज है, धुएं का गुबार है, आसमान में रशियन प्लेन्स की गड़गड़ाहट है और जमीन पर बम फटने के धमाके। कीव के मेयर ने भी यह बात मानी है कि रशिया के सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी के काफी करीब आ गए हैं। कीव से रशियन आर्मी महज 25 किलोमीटर दूर है। दुश्मन की सेना राजधानी के नजदीक आती जा रही है। कल रात बिला प्रेस्कोरवा में बमबारी हुई। बूचा और होस्टोमेल में जंग जारी है। रशियन आर्मी कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने शहर की रक्षा करेंगे। आज रशिया ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के खेरासोन शहर पर कब्जा कर लिया है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खेरासोन एक अहम शहर है। ये यूक्रेन का बड़ा पोर्ट सिटी है। यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। खेरसोन का बंदरगाह काफी बिजी रहता है और ऐसे में रशिया का दावा सही है कि खेरासोन पर कब्जा करना उसके लिए बड़ी कामयाबी है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि खेरसोन में सब कुछ नॉर्मल है, खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है। Российскими подразделениями вооруженных сил. रूस की सेना ने खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन की सिविलियन फैसिलिटीज, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी ट्रांसपोर्ट आम दिनों की तरह ही काम कर रहे हैं। खेरसोन शहर में खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की कमी नहीं है। रशियन आर्मी के कमांडर्स और खेरसोन शहर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। हमारी कोशिश है कि कोई काम न रुके। Планирование объектов социальной инфраструктуры. रशियन आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यूक्रेन भी आसानी से हथियार डाल रहा है। यूक्रेन में जितनी भी ताकत है उसके हिसाब से फाइट बैक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे रशियन फौज के काफिले को एम्बुश करके यूक्रेनी सैनिकों ने उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के सैनिकों ने रशिया के S-1 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया। रशियन आर्मी के जवान अपने मिसाइल अटैक सिस्टम को छोड़कर चले गए। यूक्रेन की फौज ने रशियन आर्मी की सप्लाई लाइन को भी नुकसान पहुंचाया। जो सैनिक यूक्रेन के शहरों में घुस चुके हैं उन तक राशन और हथियार न पहुंचे, इसके लिए यूक्रेन की फौज रशियन आर्मी के सप्लाई चेन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। कई रशियन टैंक्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वैसे आज रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो को एक रशिया के अटैकिंग हेलीकॉप्टर से शूट किया गया है और इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि रशियन आर्मी किस तरह यूक्रेन पर हमले को अंजाम दे रही है। यह हेलीकॉप्टर एयर टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइल से लोडेड है और साथ ही काफी लो फ्लाइंग करके दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में ही ऑटोमेटिक फायरिंग करने वाली गन फिट की गई है। यूक्रेन का दावा है कि रशियन हमले में बड़ी संख्या में उसके नागरिक मारे गए हैं। जो तस्वीर हमने देखी उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि मिसाइल अटैक में रिहायशी बिल्डिंग तबाह हुई हैं। बच्चों का नेशनल हॉस्पिटल भी एक मिसाइल से हिट हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें
जो खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे थे, बेसमेंट के बॉम्ब शेल्टर में दर्दनाक हालत में हैं। ऐसी कितनी सारी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं जो यूक्रेन के हर शहर से, जंग के मैदान से सामने आ रही हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके नागरिक अपनी फौज के साथ मिलकर रशियन फौज का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के पास जो लड़ने वाले हैं उनके पास हथियार ना के बराबर हैं। रशियन एयरफोर्स ने एयर पावर को पहले ही तबाह कर दिया है, उनके गोला बारूद को नेस्तनाबूद कर दिया है। यूक्रेन के लोग कहते हैं कि उन्हें जहां भी जैसे भी हथियार मिल रहे हैं उसको लेकर वो रशियन आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये कहते सुनाई दिए कि वो पुरानी खाली बॉटल्स में पेट्रोल भरकर उन्हें पेट्रोल बम बनाकर ही रशियन फौज पर हमला करेंगे। लेकिन यूक्रेन के लोग हिम्मत दिखा सकते हैं, जाबाज हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन और सोफिस्टिकेटेड आर्मी से लड़ना असंभव है। रशियन आर्मी दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक है। उसके हथियार मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट एडवांस्ड हैं। ऐसे में यूक्रेन की सेना का रशियन आर्मी के सामने टिकना नामुमकिन है। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में भयानक जंग चल रही है। खार्किव में मिसाइल की बौछार अब से कुछ ही मिनटों बाद शुरू हो सकती है, लेकिन इसके बीच आज रशिया की तरफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दी गई। आज पुतिन की तरफ से बहुत ही डराने वाली बात कही गई। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने पूरी दुनिया को पुतिन का मैसेज सुनाया। लावरोव ने कहा कि रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। अगर कीव ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो उसे असली खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो वो न्यूक्लियर हथियारों से लड़ी जाएगी और यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी होगा। सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो यूक्रेन को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो परमाणु हथियार एक्वायर करें। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब रशिया की तरफ से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी गई है। 3 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए थे। पुतिन ने डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ से कहा था वो रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को जंग के लिए अलर्ट कर दें। पुतिन के इस ऑर्डर के अगले दिन रशिया ने अपने न्यूक्लियर दस्ते को अलर्ट कर दिया और इस वक्त रशिया का न्यूक्लियर ट्रायड स्टैंड बाय पर है। इसका मतलब है कि रशिया की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ये तीनों परमाणु हमले के लिए तैयार हैं। रशिया ने परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन को हाई अलर्ट कर दिया है। इंटर सब कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। एटॉमिक वेपन से लैस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सख्त प्रतिबंधों के बाद दी। इसकी वजह से रशिया को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। न्यूक्लियर वॉर को लेकर रशिया का बार बार धमकी देना हल्के में नहीं लिया जा सकता। रशिया की तरफ से ऐसी बातें पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं और चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन रशिया के पास है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त के रूस के पास 6,255 न्यूक्लियर वेपन है। इस वक्त रशिया ने 1,600 न्यूक्लियर वेपन अलग अलग लोकेशंस पर तैयार रखे हैं। यानी पुतिन के इशारे पर यह न्यूक्लियर वेपन, ये परमाणु हथियार किसी भी शहर को कभी भी निशाना बना सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास कुल 5,550 न्यूक्लियर वेपन है। लिस्ट में चाइना तीसरे नंबर पर है जिसके पास करीब 350 न्यूक्लियर वेपन है। चौथे नंबर पर फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास करीब 225 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुई, तो रशिया के पास कई घातक हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी शहर को एक झटके में तबाह कर सकते हैं। रशिया के पास एटमी वेपन से लैस कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रशिया के पास सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल है RS-24, जो मोबाइल मिसाइल है। यह मिसाइल एक ट्यूब नुमा ट्रक पर लोड रहती है। इसे जंगलों के बीच कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको छुपाना आसान है,
इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऑर्डर मिलने पर इसके लॉन्चिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, मिसाइल लॉन्चर पर खड़ी की जाती है और फिर फायर करती जाती है। RS-24 मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह रशिया की सबसे मॉडर्न ICBM है जो दुनिया के किसी भी कोने में वार कर सकती है। अगर यह मिसाइल मॉस्को से लॉन्च की गई तो यह सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को भी, सैन फ्रांसिस्को शहर को भी बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा रशिया के पास लंबी दूरी की मिसाइल सैटर्न है जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर है। रशिया के पास सरमत मिसाइल भी है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रशिया का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का पहला कमांड सिस्टम है। पीस टाइम में न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को इस तरह के अलर्ट पर नहीं रखा जाता। न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को इस दौरान लॉन्च करने वाले सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को लगे उन पर हमला हो सकता है या फिर कोई खतरा है, उस हालत में सर्किट को फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन पुतिन के न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट करने का मतलब यह नहीं है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन से पहला हमला करेगा। इसका मतलब यह है कि रशिया हमले की नहीं, डेटरेंट की तैयारी कर रहा है। रशिया जब यह कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर बम से लड़ी जाएगी तो यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है, एक बड़े खतरे की तरफ इशारा है। नेटो की फोर्सेज ने यूक्रेन को बचाने के लिए अपनी मिलिट्री इसलिए नहीं भेजी क्योंकि वो रशिया के साथ सीधे सीधे टकराव का अंजाम जानते हैं। यह अंजाम न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। मॉस्को के न्यूक्लियर पावर पर पश्चिमी देश पूरी नजर रखे हुए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटेलिजेंस हाई अलर्ट पर है। जानकारों का कहना है कि अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने की तैयारी कर सकते हैं। दरअसल रशिया को बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन पाबंदियों से रशिया को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी बात एक ब्रेक के बाद। Какой наводка может ударить? Я вижу его. А? मैंने आपको दिखाया कि यूक्रेन में जो गोला बारूद से जो जंग हो रही है, जो मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं, उसमें रशिया भारी दिख रहा है क्योंकि उसके पास बड़ी फौज है, ताकतवर आर्मी है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो सैंक्शंस लगाए हैं, उसने रशिया की इकोनॉमी को धाराशायी कर दिया है। सिर्फ 7 दिन के अंदर रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रशियन करेंसी रूबल युद्ध के पहले 7 दिन में ही जमीन पर आ गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूबल अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रशियन करेंसी रूबल में 41% की हिस्टोरिकल गिरावट आई है। रशिया के लिए यह बहुत खराब सिचुएशन है। रूबल जो पहले डॉलर से मुकाबला करता था, अब उसकी कीमत सेंट में रह गई है। और जाहिर अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रशिया पर इसी तरह से कड़े प्रतिबंध जारी रखे तो रशिया कच्चे तेल और गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इससे रशिया की इकोनॉमी पर तो भयानक असर पड़ेगा। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। रशिया ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को अटैक किया था। क्रूड ऑयल पर युद्ध के खौफ का असर उसी दिन दिखाई दे गया था। 8 साल बाद क्रूड ऑयल की कीमतें पहली बार $100 प्रति बैरल के पार चली गई। जर्मनी ने रशिया के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी पर रोक लगा दी है, जिससे यूरोपियन यूनियन के देशों में तेल और गैस की कीमत बढ़ सकती है। इसका असर दूसरी चीजों पर भी होगा। रशिया दुनिया के सबसे बड़े गेहूं प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में से एक है। युद्ध की वजह से इसी सप्लाई पर असर पड़ेगा। अगर जंग लंबी चली तो खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने की चिंता अमेरिका को भी है। इसलिए आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने तेल को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। Tonight, I can announce the United States has worked
with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort, releasing 30 million barrels of our own strategic petroleum reserve. And we stand ready to do more if necessary, united with our allies. These steps will help blunt gas prices here at home, but I know news about what's happening can seem alarming to all Americans. But I want you to know, we're going to be okay. We're going to be okay. और अब मैं आपको दिखाता हूं यूक्रेन में जंग के बीच जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए कितना जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर से सटे 4 अलग अलग मुल्कों में मौजूद हैं। ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया में हैं, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी हंगरी में और जनरल वीके सिंह इस वक्त पोलैंड के साउथ ईस्ट इलाके जेजॉ शहर में हैं। यहां बड़ी संख्या से यूक्रेन से आए भारतीय छात्रों को रखा गया है। अब इन्हें पोलैंड से भारत लाने की तैयारी है। जनरल वीके सिंह ने आज इन स्टूडेंट का हौसला कैसे बढ़ाया, ये देखिए। भारत माता की आपने जय बोली। अपने तिरंगे का आपको पता चला कितना महत्वपूर्ण है, पता चला ना? तो वो पूरी दुनिया में उसकी तिरंगे की इज्जत है, इसलिए उस तिरंगे का मान रखें। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो अपने आप ट्रेन पकड़कर भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े लेवल पर तैयारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अगले 24 घंटे में 15 स्पेशल फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर इंडिया आएंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत 15 स्पेशल फ्लाइट्स से अब तक 3,352 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 17,000 इंडियन सिटीजन्स यूक्रेन छोड़कर आ चुके हैं। अब ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट कीव और खार्किव में फंसे हैं। अगले 24 घंटे के दौरान एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा। 6 स्पेशल फ्लाइट से भारतीय छात्रों को देश लाया जाएगा। देश लौटे स्टूडेंट्स को आज केंद्रीय मंत्रियों ने रिसीव किया। जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टूडेंट से बात की। भारत माता की, भारत माता की। घर वापस लौटने पर और अपने देश हिंदुस्तान की धरती पर सुरक्षित वापस लौटने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपसे हमारे सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं आपका अभिनंदन करने के लिए। और मैं आपसे ये बात भी साझा कर दूं कि प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो 2-3 दिन पहले हम वहाँ से अपनी सिटी उज़गोरोद से निकले थे। उज़गोरोद में हालांकि अभी हालात तो ठीक ही हैं, लेकिन उसके कोई 200 किलोमीटर के दायरे में तक बम वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो हमें जल्दी से जल्द रेस्क्यू कर लिया गया। अराउंड 2 दिन पहले हम निकले थे वहाँ से, तो अब जाके यहाँ पहुँचे हैं। हम इंडियन गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ पे घर वाले भी बहुत चिंतित थे हमारे। हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में कॉल आते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया। तो जैसे तैसे पहुँच गए। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। हम बहुत वेट कर रहे थे हमें हमारे पेरेंट्स से मिलने की, बट एक्चुअली हम सेफ जोन में थे वहाँ पे, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। बट हम प्लीज़ अपनी मीडिया से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे बहन भाई खार्किव व सुमी में फंसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए। मेरे खुद के कजन ब्रदर है लक्ष्मेश्वर, और ये खार्किव यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और इनके वहाँ पे मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं इनकी आंखों के सामने। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इनको पहले निकाला जाए। हम मोस्ट वेस्टर्न पार्ट में थे उस ग्रोथ के, तो हमारे वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। कीव के सर हालात बहुत से भी बहुत बदतर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की। और बच्चे काफ़ी बंकर्स में भी हैं, और जो हमारे दोस्त हैं वो सब भी बंकर्स में हैं। अलग अलग बंकर्स बनाए गए हैं वहाँ पे, बंकर्स में कुछ बिल्डिंग्स के नीचे हैं, कुछ अपने फ्लैट्स में भी अभी भी हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ पे। और हम लोगों को एम्बेसी के बगल में स्कूल में रखा गया था, तो वहाँ से समाउ वी मैनेज टू गेट द ट्रेन्स।
तो हमको स्टेशन तक छोड़ा गया एक ट्रक में भर के, फिर वहाँ से हम लोगों ने किसी भी तरह से ट्रेन पकड़ी वेस्टर्न पार्ट के लिए। लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है ईस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन, लाइक खार्किव यूनिवर्सिटी एंड सुमी यूनिवर्सिटी। जो बच्चा वेस्ट साइड है वो इतना नहीं सफ़र करा, लेकिन जो बच्चा अभी भी स्टक है, लाइक आपको पता है कल एक बच्चे की डेथ भी हुई है। सो जो ईस्ट साइड बच्चा है वो अभी तक भी नहीं निकल पाया वहाँ से, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बच्चे के पास खाना भी नहीं है और उस साइड सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक है। इस एफर्ट में विदेश मंत्रालय ने काफी काम किया है। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन कह रहे थे कि यूक्रेन में टोटल 20,000 इंडियन फंसे थे, इनमें से ज्यादातर लोग वापस आ चुके हैं। अब जितने भी लोग बचे हैं उन्हें 5 अलग अलग लोकेशन से भारत लाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे थे, उसमें लगभग 4,000 लोग 24 तारीख के पहले आ गए और कल तक और 2,000 से ज़्यादा लोग आ गए। करीब बाकी लोगों को हम वापस लाने के प्रयास में हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश जो है रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, इन 4 देशों के माध्यम से इन सबको वापस लाने का प्रयास है। और मोल्डोवा जो देश है वहां से भी लोगों को लाने का प्रयास है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो किया वो भी देखने लायक है। इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने के काम में इंडियन एयरफोर्स के 3 प्लेन लगाए गए। एयरफोर्स के 3 एयरक्राफ्ट हंगरी, रोमानिया और पोलैंड से रात में वापस लौटेंगे। अर्ली दिस मॉर्निंग से लेके अभी तक 3 जहाज लॉन्च हो गए हैं एंड एमईए के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। सिविल एयरलाइंस वाले जा ही रहे थे, अब कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जैसे जैसे, बिकॉज हमको सारे अपने सिटीजन्स, मैनी ऑफ देम जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लाना है। तो प्राइमरली C-17 करेंगे जो डायरेक्ट जा सकता है, रुकना ना पड़े, बिकॉज इन एनी केस बाकी एरिया की भी हालत ऐसी है। सो एंड ये कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चलेगा। अब तक करीब 3,500 स्टूडेंट्स को फ्लाइट्स के जरिए वापस लाया गया है और ये काम आसान नहीं है क्योंकि एक वॉर जोन है। यूक्रेन में जहां जहां इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हैं वहां से पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के बॉर्डर 10 से 15 घंटे की दूरी पर हैं। लेकिन ऑपरेशन गंगा के जरिए 15-15 घंटे दूर के शहरों से छात्रों को ट्रेन में बिठाकर लाया गया। कहीं कहीं छात्रों को सड़क के रास्ते पोलैंड और स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचाया गया। बसों पर भारत के झंडे लगे थे। जो छात्र इतनी लंबी दूरी तय करके वापस आए वो बताते हैं कि इस झंडे की, इस तिरंगे की ताकत क्या है। यूक्रेन और रशिया दोनों के फौजियों ने सिर्फ तिरंगा देखकर उन्हें जाने दिया, उनका रास्ता नहीं रोका। तिरंगे की यह ताकत इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और पावर दोनों बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से खुद बात की और आज फिर प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, तो ये काबिल तारीफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।